हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेप जी। तो आज हमारी क्रैश कोर्स में सेकंड वन शॉट रिवीजन क्लास है। सेकंड टॉपिक विच इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। कोशिश किया करो बच्चों के क्लास में आने से पहले अगर आप एक बार अपने नोट्स देख के आ जाओ ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कौन सा वाला पोर्शन नहीं आता है। अभी तो ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक तो इजी वाले चल रहे हैं, आगे जाके जैसे जैसे रोटेशन वगैरह की तरफ आप बढ़ोगे ना, तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक को पहले से टाइम दे के आओ, तो आप लोग मेरे से एग्जैक्टली वो पूछ पाओगे जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, आज रात को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का टेस्ट है। ये जो क्लास है बच्चों, ये उसी की तैयारी है तुम्हारी। तो ये थ्योरी का रिवीजन है। तो थ्योरी का रिवीजन बच्चों मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। एनएलएम और फ्रिक्शन के जो जो कॉन्सेप्ट, मैंने तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया कि इन 5 कॉन्सेप्ट का मैं बच्चों को रिवीजन करवाऊंगा। पहला मैंने कहा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरा वेज कंस्ट्रेंट, तीसरा स्यूडो फोर्स, चौथा बच्चों फ्रिक्शन वगैरह जो काइनेटिक और स्टैटिक में बेसिक डिफरेंस जो होता है, और पांचवा टू ब्लॉक प्रॉब्लम। मैं 5 टॉपिक में इसको डिवाइड करके आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है। 12-12 मिनट में मतलब हमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। अगर और टाइम मिलेगा तो तुम्हारा कोई और स्पेशल डाउट होंगे बच्चों, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अदरवाइज 1 घंटे में मुझे लगता है कि 5 कॉन्सेप्ट सही से रिवाइज हो जाए तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। फिर आप आज रात को 9 बजे वाला टेस्ट दोगे। 9 से 10 टेस्ट देना है। सो बच्चों, इन 25 क्वेश्चंस का टाइम मैंने बढ़वा दिया है आप लोगों के लिए। 70 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैं चेंज कर दूंगा, आपको 2 अटेम्प्ट में अलाउ कर दे रहा हूं, जिससे कि एक बार में अगर आपका नहीं होता है तो आप दूसरी बार उसको री अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, सो री अटेम्प्ट करेगा। एनालिसिस देख लिया करो उसी में। अगर तुम्हें क्वेश्चंस दोबारा देखने हैं तो टेस्ट खत्म होने के बाद आपका वो टेस्ट का पूरा एनालिसिस भी आता है। ठीक है, आप टेस्ट बच्चों लैपटॉप से भी दे सकते हो और आप ऐप से भी दे सकते हो, दोनों से आप टेस्ट दे सकते हो। पहले टेस्ट में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिन जिन बच्चों के पिछली बार अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उनको मैं चूजी होने के लिए बोलूंगा। चूजी इन द सेंस, जो तुम्हें लगता है कि ये मैं जरूर कर सकता हूं, तो उनको करने की कोशिश करना। अगर किसी बच्चे के मान लो कि पहले खाता ही नहीं खुला था, ठीक है, या नेगेटिव में चले गए मार्क्स, अगर सपोज करो उसने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी है, कुछ भी ऐसा हुआ किसी के साथ ना, क्योंकि मैं देख रहा था तो अब तो करीब काफी बच्चे, क्योंकि वो वाला पहला टेस्ट मैंने सबके लिए कर दिया था ताकि आगे वाले बच्चों को आइडिया लग सके कि एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली उसमें मैं देख रहा था कि काफी बच्चों के नेगेटिव में गए हैं उसमें ना, इतना मतलब बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट डिफिकल्ट लगा। सो बेसिकली करना क्या है, आज आप लोगों को जिनके साथ भी ये सीन है ना, अगर किसी का गलत हुआ है, नेगेटिव में गए, अगर किसी के भी, ठीक है, तो आपको बस बच्चों करना क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन करने बस इसके 20 नंबर लेके आने, लेकिन वो 20 मार्क्स जो है पक्के वाले होने चाहिए। 25 में से सिर्फ 5 करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, मैंने क्या कहा कि तुम जो मेरे साथ जुड़े हो ना बच्चों, तुमने तुम्हारा जो भरोसा मेरे में, मेरा फेथ जो तुम में, ऐसे एक दूसरे का भला करना है अपन को ना। सो तुम्हें लगता है कि अगर तुमसे मतलब जैसे पिछले टेस्ट में तुम्हारे बहुत गलत हो गए, ठीक है, अगर तुम्हारे मार्क्स इतने नहीं आए थे, तो मैं तुम्हें 20 मार्क्स लाने का मूल मंत्र सिखा रहा हूं, और ये हैबिट एक बार बन जाएगी ना तुम्हें, तो तुम जेई मेन में भी अपने काम के नंबर तो लेके आ जाओगे। ठीक है, सो बस आप लोगों को क्या करना है कि आपको जिनके खराब स्कोर आए थे, उनको सिर्फ 5 क्वेश्चन ढूंढने के, मेरे को 1 घंटे में सिर्फ मुझे इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, जो जिनको मैं डेफिनेटली सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहली बार जब आपके माइनस से 20 मार्क्स आएंगे ना, या अगर तुम और थोड़ा हिम्मत दिखा पाए, इजी इजी वाले तुम्हें एक तरफ से नहीं करने, पहले 5 नहीं करने, ये आदत हमें चेंज करनी है। ठीक है, हमें उनमें से सबसे आसान वाले क्वेश्चन उठा उठा के करने हैं। तो आज का टेस्ट 70 मिनट का है, 25 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है बच्चों, करिएगा अटेम्प्ट, मजा आएगा तुम्हें भी। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं हमारे एनएलमेंट फ्रिक्शन पे। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला पार्ट है बच्चों, हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो मैं बच्चों तुम्हें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पहले पढ़ा देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना, तुम जानते भी हो, तुम परेशान भी हुए हो इसमें ना। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बच्चों सबसे पहले निपटा लेते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एक मिनट, इसके स्टेप्स याद है बच्चों आप लोगों को? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के स्टेप्स याद है आप लोगों को? पहले तो बच्चों इसमें होता क्या है कि रस्सी की लेंथ जो कांस्टेंट रहती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चों क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो बच्चों कि इसके कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आप लोगों को लिखाए थे। आइडेंटिफाई, यही थे ना बच्चों, आइडेंटिफाई ऑल दीज लीनियर सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग,
सेक्शंस ऑफ अ स्ट्रिंग, एक रस्सी पकड़ो, उसके सारे लीनियर सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो, ड्रॉ देम इंडिपेंडेंटली। यही स्टेप था ना बच्चों, ड्रॉ देम इंडिपेंडेंटली, उनको इंडिपेंडेंटली मार्क कर लो, ड्रॉ कर लो बच्चों ना लीनियर सेक्शन को। दूसरा क्या था, मार्क मोशन पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पुलिस एट द एंड ऑफ लीनियर सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यही था ना बच्चों। अभी मैं समझाऊंगा इसको ना, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। मार्क मोशन पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट पुली एट द एंड ऑफ द लीनियर सेक्शन। सो जो लीनियर सेक्शन आप लोगों ने रस्सी के लिए, उन लीनियर सेक्शन के एंड पे जो भी चीज है उसके मोशन पैरामीटर को, एक्सेलरेशन का रिलेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी का रिलेशन पता करना है तो वेलोसिटीज को आप मार्क कर दो। ठीक है, जो चीजें लेंथ घटा रही होती हैं उनको नेगेटिव, जो बढ़ा रही होती है बच्चों उसको पॉजिटिव लेके सम इक्वल टू 0 कर दो। तो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं यहां पे, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों। ठीक है, कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में तब भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बड़े ना भाई। हाँ, सो बच्चों यहां पे एक पुली है, यहां पे बच्चों एक ब्लॉक है, एक और पुली है बच्चों यहां पे, बस हो गया। डायग्राम तो मेरे अल्टीमेट होते हैं, है ना। सो ये एक अरेंजमेंट दे रखा है बच्चों ने इस तरीके का। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा एक केस लिया है मैंने, जिससे कि मैं आप उसको पिछले वाले इलस्ट्रेशन को समझा सकूं। सो दिस इज अ ब्लॉक ए, दिस इज अ ब्लॉक बी। आपको करना क्या होता है बच्चों, सर एक बार पीपी कर दो ना, अभी ज्वाइन किया, बस अभी कुछ नहीं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बताया है कि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट पे बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट। आपको रस्सी को, एक रस्सी को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लीनियर सेक्शंस को ड्रॉ करना होता है, उसके लीनियर सेक्शन के एंड्स पे जो ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है उनके मोशन पैरामीटर्स को आपको लीनियर सेक्शन के एंड्स पे मार्क करना होता है। तो यही होता है ना बच्चों, मार्क मोशन पैरामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पुली एट द एंड ऑफ द लीनियर सेक्शन। अब आ जाओ हमारे इस क्वेश्चन में। आप लोगों को यहाँ पे एक रस्सी दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली ऐसे करके जो जा रही है। अगर आपको ए और बी की वेलोसिटी में रिलेशन लिखना है, ए और बी की एक्सेलरेशन में रिलेशन लिखना है, ए और बी के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखना है, तो आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। सपोज करोगे आपको किसी ने बोल दिया कि दिस इज मूविंग विद अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी दे दी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए, आपसे ये पूछ लिया। सो बच्चों एक की वेलोसिटी दे रखी है और दूसरे की आपसे पूछी है, तो क्या करना होता है आपको, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगानी होती है। तो सबसे पहले एक रस्सी आइडेंटिफाई कर ली, उसके लीनियर सेक्शन देख लिए, उन तीनों लीनियर सेक्शंस को ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ कर लो बच्चों इसके लीनियर सेक्शंस को ना, तो आपने यहां पे इसके लीनियर सेक्शंस को ड्रॉ कर लिया। ओके, एक ये हो गया। ठीक है, ये तीनों लीनियर सेक्शन आपने ड्रॉ कर लिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब करना क्या होता है देखो बच्चों, जिसकी वेलोसिटी पता करनी है अपनी तरफ से मान लो। किधर मानना चाहोगे, मैंने तो ऊपर की तरफ मान ली इसकी वेलोसिटी ना, मुझे नहीं पता था ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, अपनी तरफ से ऐसे ही मैंने मान ली कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने आप इस चीज का ध्यान रखेगा कि ये कैसे जा रहा होगा बेसिकली। तो बच्चों यहां पर लीनियर सेक्शन ड्रॉ कर लिए, एक ये वाला लीनियर सेक्शन, एक ये वाला, एक ये वाला। आप कहोगे सर ये वाला क्यों ड्रॉ नहीं किया, ये दूसरी रस्सी है। तो दूसरी रस्सी पे नहीं जाना बच्चों, एक बार में एक ही रस्सी के साथ डील करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3। इस लीनियर सेक्शन के एंड पे दो चीजें, एक ब्लॉक है और एक पुली है, पुली रेस्ट पे, तो इस जगह पे लिख देंगे 0। ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यहां पे नीचे बना दूंगा VA। ठीक है, यहां पे आ जाओ बच्चों, ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो ये पुली भी ऊपर जा रही होगी 2 मीटर पर सेकंड से। अब इस वाले लीनियर सेक्शन पे आ जाओ, ये रुका हुआ है। बच्चों वेलोसिटी हम रस्सी की नहीं देखते, हम उस ऑब्जेक्ट की देखते हैं जो उसके एंड पे होता है। यहां पे इस एंड पे कौन है, ये वाली पुली जो कि ऊपर जा रही है, इसको रख दो बच्चों 2 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंड 2 मीटर पर सेकंड और ये 0 हो गया। क्या यहां तक बच्चों आपको सारा समझ में आया। जो भी लेंथ को घटा रहा है
अब देखो ये बताओ मुझे कि ये जैसे ये लेंथ है, ये तो कहीं जा नहीं रहा, ये इधर आ रहा है, तो लेंथ घटेगी या नहीं घटेगी? उसको माइनस का, लेंथ घटेगी या नहीं घटेगी? माइनस का, लेंथ घटेगी या नहीं घटेगी? माइनस का, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सेम रिलेशन बच्चों किसका आएगा? सेम रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन का, सेम रिलेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर तुम्हें कोई बोल दे कि इसने 2 मीटर, ये 2 मीटर ऊपर गया, तो वो कितना नीचे गया होगा? और 1 मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, -4। इसका मतलब क्या हुआ? -4 का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड। तो ये गलत मान लिया तुमने, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। क्या ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई आप लोगों को? ये ज्यादा परेशान नहीं करता बच्चों, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट फिर भी रिलेटिवली इजी होते हैं बच्चों। कई बार आप लोगों से पूछा होता है कि व्हाट इज दी, मतलब न तो इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में कुछ दे रखा होता है, इसका मास दे रखा होता है ma। मान लो आपको दे दिया किसी ने 2 किलोग्राम, आपको इसका मास दे दिया mb 2 किलोग्राम, और आपसे पूछा कि बताओ a का एक्सेलरेशन कितना होगा। आपसे ये बोल दिया किसी ने ना कि a का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये वेलोसिटीज नहीं दे रखी। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक, डायरेक्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आप एक लाइन में आंसर पता कर लोगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी मेरे को दे रखी है, उसकी कितनी होगी, इसका एक्सेलरेशन दे रखा होता है, उसका कितना होगा, ठीक है? जब इनके मास दे रखे होते हैं ना बच्चों, तो आपको ये नहीं दे रखा होता 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ नहीं दे रखा होगा। मास दे रखे होंगे ना, तो आपको उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के। अब आपको अपनी तरफ से ही मानना है कि ये ए से मानो या उसको नीचे जाता है या इसको ऊपर जाता हुआ, आपको अपनी तरफ से एक्सेलरेशन वगैरह मानने पड़ेंगे। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, mg और टेंशन वगैरह वो सब लगा लगू के वो F net इक्वल टू ma वगैरह वाले फंडे लगाने पड़ेंगे, और वहां पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एक रोल प्ले करेगा इसके और इसके एक्सेलरेशन को रिलेट करने का। तो ये एक इक्वेशन देने का काम करता है। तो क्या ये आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है 2 तरीके के केसेस में आता है? एक जो एनएलएम के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के दौरान, और दूसरा डायरेक्ट रिलेशन पता करने के काम पे आता है, ठीक है? ये वाली बात यहां तक क्लियर हो गई बच्चों सारे लोगों को? तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज है। एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो केस होता है ना बच्चों, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है? थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अलग वाला केस हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अलग केस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको ना। ओके, सो मान लीजिए बच्चों कि यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है? और एक सपोर्ट बच्चों यहां पे, ठीक है? मतलब मैं तुम्हें एंगल वाले फंडे को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? यहां पे बच्चों एक रिंग टाइप की है जिसमें ये बंधी हुई है। यहां पे मेरा काम है बच्चों रिवाइज करवाना तुम्हें ना, तो जिनसे तुम इजीली कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सको, उन कॉन्सेप्ट्स पे बच्चों मैं काम करना चाहता हूं जिससे आराम से रिकॉल किया जा सके जिनको ना। तो यहां पे बच्चों ये ऐसे करके फिक्स है। ये बच्चों रिंग है, ये एंगल थीटा के बराबर है, ये ब्लॉक है ए। सो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिंग? ये बताना है आपको ना, बताओ जल्दी से। रिंग की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है? तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसमें कैसे लगेगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसमें कैसे लगाएंगे, ये आपको बताना है। मुझे ये बताओ कि रिंग की मोशन किधर हो रही होगी? आप तो बस मेरे को ये बता दो, रिंग किधर चल रही होगी? हाँ भाई, रिंग किधर जाएगी ये बता दो। रिंग ऐसे चल रही होगी या ऐसे चल रही होगी? रिंग कैसे चल रही होगी? रिंग जो है बच्चों रिंग ऐसे चल रही होगी इस रॉड के अलोंग, ठीक है? ये जो रॉड लगी हुई है ना, इसके अलोंग चल रही होगी। तो रिंग की वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, इधर की तरफ होगी, ठीक है? पहले तो ये देखो कि रिंग की वेलोसिटी होगी किधर। ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसे थोड़ी जा सकती है भाई, वो इसके अलोंग स्लाइड करेगी ना, तो इसकी मजबूरी है। अब तुम्हें मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या सिखाया है कि ड्रॉ द लीनियर सेक्शन। आपने लीनियर सेक्शन बच्चों ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है? लीनियर सेक्शन ऐसे ही था बच्चों, यही तो है लीनियर सेक्शन, ठीक है? आपने कहा हाँ सर यही है लीनियर सेक्शन।
अब लीनियर सेक्शन के एंड पे यहां पे कौन है, रिंग, तो रिंग कैसे चल रही है, रिंग जा रही है इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, v से। ये क्या है बच्चों, पुली रुकी हुई है, 0 0। ये कैसे जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ v से। अच्छा इसको v डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, v डैश। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बच्चों जो रस्सी की लेंथ को चेंज करना होता है वही कंपोनेंट हमारे काम का होता है। क्या ये रस्सी की लेंथ को पूरा चेंज कर रहा है, नहीं, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना, v cos थीटा, दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दी लेंथ चेंज। और ये v sin थीटा बच्चों ये लेंथ को थोड़ी चेंज कर रहा होगा, तो v cos थीटा बच्चों लेंथ को घटा रहा होगा, ठीक है। तो माइनस का v cos थीटा मतलब v डैश cos थीटा, v डैश cos थीटा प्लस का v, दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो v डैश आ जाएगा बच्चों v sec थीटा के बराबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में गलती तो नहीं करोगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में तुम लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। डन बच्चों, हाँ अब समझ में आ गया तुम्हें। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के मतलब एटमैक्स क्या हो सकता है, जेई मेन में बस इस लेवल तक जा सकते हैं, जेई मेन में इससे ज्यादा लेवल नहीं जाएंगे। हमारे टेस्ट में हम शायद थोड़ा इससे ऊपर लेवल चले जाए, लेकिन जेई मेन में इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो देखो ये होगा लेवल जिसमें सब वेलोसिटीज रस्सी की लेंथ के अलोंग ही होंगी जैसे इसमें थी, या फिर लेंथ के अलोंग नहीं होंगी तो बच्चों उनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन याद हो जिसमें एक बड़ा सा इंक्लाइन था, उसके ऊपर एक वेज रखा हुआ था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था, ऐसे रस्सी जाके आ रही थी नीचे, ठीक है। अगर वो तुम लोगों ने देखा हो, मेरी क्लास में मैंने कराता हूं मैं, तो वो वाला जो केस होता है वो तो फिर एडवांस केस हो जाएगा। तो अभी हमारा फोकस एडवांस पे नहीं है, तो हमें इतने से काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, अब आ जाते हैं वेज कंस्ट्रेंट पे, ठीक है। हाँ इलस्ट्रेशन जो कराया था मैंने एक ना। अब वेज कंस्ट्रेंट पे आ जाते हैं बच्चों। वेज कंस्ट्रेंट क्या होती है, वेज कंस्ट्रेंट को बच्चों दूसरा नाम भी होता है जिसको रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, दूसरा नाम भी है, वेज कंस्ट्रेंट, और इसको रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट या फिर इसको बोलते हैं बच्चों रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। ये क्या कहता है, ये बच्चों एप्लीकेबल बच्चों पता है किसके लिए होता है, व्हेन टू रिजिड बॉडी आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू रिजिड bodies remain in contact during the motion, तो मोशन के दौरान बच्चों दो रिजिड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में बनी रह रही हैं, तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगाना है, इसी को वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दो बॉडीज के लिए ये मजबूरी है कि वो रिजिड होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहनी चाहिए ड्यूरिंग द मोशन, तो हम लगाएंगे कौन सा, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। और ये क्या कहता है, वेलोसिटीज मतलब ऐसे कह लो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल should be 0, along common normal should be 0। सो ये कहता है बच्चों कि रिलेटिव मोशन along common normal should be 0। सो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, और उनके कांटेक्ट में जो कॉमन नॉर्मल आएगा ना उसके अलोंग दोनों का रिलेटिव मोशन बच्चों 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलोंग दोनों की मोशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है ना बच्चों, तो मेरा हाथ अगर रुका हुआ है तो ये नीचे या ऊपर नहीं जा सकता। आप बोलोगे ऊपर क्यों नहीं जा सकता, ये तो बड़ी बेतुकी की बात कर दी आपने कि ऊपर नहीं जाएगा, जा तो रहा है। तो बच्चों फिर इनका कांटेक्ट नहीं है, फिर ये रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट की कैटेगरी में नहीं आता। सो इफ दे बोथ आर इन कांटेक्ट और स्टे मतलब रिमेन इन कांटेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, देन हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में, ये वाली बात समझ में आई। तो अगर मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या है मेरे हाथ का और इसका, ये, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल इन दोनों का मोशन एक जैसा होना चाहिए। मेरा हाथ जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा उतनी से ये जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल इनके। लेकिन
इधर इनके बीच में मोशन हो सकता है, मेरा हाथ रुका रहे लेकिन ये इधर चल सकता है, इधर रिलेटिव मोशन है, मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में दूर या पास नहीं आ रहा इन दिस डायरेक्शन. सो अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू रिजिड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट शुड बी सेम. दोनों का सेम होना चाहिए. आया याद है बच्चों आप लोगों को वेज कंस्ट्रेंट? ठीक है ना, वेज कंस्ट्रेंट याद आया. अब वेज कंस्ट्रेंट का बच्चों एक केस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जिसको रिवीजन के तौर पर रखना पसंद करूंगा मैं, दैट इज दिस केस. सबको मतलब अभी रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये वाला केस, ये तो मेरे को पता है. तो आप लोगों को ये वाला केस पता भी होगा. हम मस्त मस्त चल रहा है यार ये तो, ऐसे करके रॉड वाला केस याद आया रे. और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ रहता था जो इस रॉड को वर्टिकल रखता था. ठीक है, ये याद आ रहा है, थीटा एंगल होता था. इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता था. बताओ जल्दी से क्या रिलेशन होता था इनके बीच में, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होता था और कैसे पता करते थे उस रिलेशन को, ये बताना है तुम्हें ना. ए और बी के बीच में क्या रिलेशन था और कैसे उसको पता किया जाता था, जल्दी बताओ. ए और बी के बीच में रिलेशन, इसे रट्टा तुम कितना भी मार लेना तुम हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो रट्टा मारना ही नहीं हमें इसमें क्या करना है. ठीक है, इसे 2 मिनट मतलब 1 मिनट का काम है इसको सॉल्व करना ना, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है. कंपोनेंट करते थे, बस वही तो कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये याद आई वो चीज. तो हम क्या करते थे इस वाले केस में, हम कॉमन नॉर्मल पकड़ लेते थे. ठीक है, कॉमन नॉर्मल पकड़ लेते थे और फिर उसके एक पॉइंट पकड़ लेते थे बच्चों इस पे, एक पॉइंट पकड़ते थे बच्चों हम इस वाली बॉडी पे. हम क्या कहते थे कि देखिए जी जो इसका पॉइंट है वो चल रहा होगा इधर की तरफ, है ना, जो इसका पॉइंट है वो चल रहा होगा इधर की तरफ. ऐसे कुछ होता था. ऐसे कुछ होता था. ठीक है, ओके. तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बस आपके इनके कंपोनेंट करके, ये है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसके अलोंग इनका बच्चों रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ये थीटा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा के बराबर होगा. और देखो बच्चों इसी के अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा. तो ये बी था बच्चों, ये ए था. अब नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट करो दोनों का, इसका कंपोनेंट तो बच्चों बी साइन थीटा आ जाएगा. तुम इसका देख रहे हो, इसका ए कॉस थीटा आएगा, तो बस काम खत्म हो गया. ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी टेन थीटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा. लो जी, so a is equal to b tan theta is the answer. आया याद, a is equal to b tan theta, ये शालिनी ने यही बताया था. ठीक है, तो रिकॉल कर पा रहे बच्चों आप लोग इसको. एक वो रॉड वाला जो केस होता है बच्चों, ऐसे रॉड रखी होती है ना, स्लिप कर रही होती है, इस एंड की वेलोसिटी दे दी, इसकी पूछ ली, तो उसमें रॉड की लेंथ के अलोंग दोनों के कंपोनेंट बराबर करते थे. तो वेज कंस्ट्रेंट में बच्चों ये 2 स्पेशल केस आते हैं. तीसरा स्पेशल केस आता है बच्चों वेज कंस्ट्रेंट जिसमें सबसे ज्यादा लगता है, एंड दैट इज दी वेज वाला, वेज के ऊपर जो ब्लॉक रखा रहता है. ठीक है, वहां तो शूडो फोर्स भी बहुत लगता है. ठीक है, तो उस वाले केस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन जो है उसको वेज वाले केसेस को तो बच्चों मैं थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं. अच्छा, वेज का यहाँ पे ड्रॉ करने का तरीका है, अरे वाह. तो एक वेज हो गया बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, ब्लॉक बनेगा क्या इसके ऊपर, घूम जा. थोड़ा अजीब ही लग रहा है, तो मतलब काम चल जाएगा अपना ना. ठीक है, काम चल जाएगा इससे ना. ये कैसे याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को. ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती थी बच्चों, ले जल्दी नोट कर ले. ग्रीन वाले डॉट से रोटेट हो जाएगा. ओके, तो अगर ऐसे चलेगा ना तो मैं दुखी हो जाना है कि पागल है क्या. मैं इतना करना ही नहीं चाहता तेरे को. देख पूरा तूने बिगड़वा दिया मामला. ग्रीन डॉट के चक्कर में पड़ के काम खराब कर लिया अपन ने. अब तो वो भी नहीं मिल रहा, कहां गया. यही था हमारा काम का ना. ठीक है,
ठीक है, ऐसे ठीक है, ये वाला ठीक है। अब इसमें बच्चों दो केस बनते हैं। एक होता है बच्चों ये फिक्स्ड। जब ये फिक्स्ड होता है ना बच्चों, तो ये सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है। बताओ, अगर ये कहीं जा ही नहीं रहा तो बच्चों इसका सिर्फ इधर मोशन हो सकता है। तो इन दैट केस बच्चों इधर mg होता है, और क्या बनता है बच्चों, इधर बनता है नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम क्या कर लेते हो, तुम्हें पता है कि इधर ही चल सकता है, तो वॉट एवर विल बी द एक्सेलरेशन दैट विल बी अलोंग द इंक्लाइन। तो आप इस mg के दो कंपोनेंट करते हो, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। इधर वाला कंपोनेंट बच्चों mg साइन थीटा कहलाता है, और इधर वाला कंपोनेंट बच्चे mg cos थीटा कहलाता है। यही होता है ना। तो इसमें इधर जा ही नहीं सकता, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू क्या आती है, mg cos थीटा के बराबर। और एक्सेलरेशन कितना आता है इसका बच्चे, g sin थीटा के बराबर। ठीक है, ये बहुत इंक्लाइंड वाले केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। अब मैं बच्चों ग्रीन पेन यूज करके इसका सेकंड केस इसी में बना रहा हूं, क्योंकि इसका डायग्राम बनाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुमने इसको एक्सेलरेशन दे दिया इधर की तरफ। मान लो तुमने वेज को चला दिया, वेज कैन ऑल्सो मूव। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, अगर ऐसे केस को मुझे डील करना हो, नॉर्मल पूछ ले कोई मेरे से, एक्सेलरेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, व्हाट विल आई डू। अगर ऐसे केस में मुझे कुछ भी पूछ लिया बच्चों, तो मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो तुम्हें सिंपल सी बात पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हमेशा कोशिश करना विद रेस्पेक्ट टू वेज करने का। विद रेस्पेक्ट टू वेज करने का कोशिश करना। तो वेज के रेस्पेक्ट में जैसे जाओगे, वेज कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, एक शूडो फोर्स आ जाएगा ma नॉड का। ठीक है, अब कहानी बच्चों बदल जाएगी इस फोर्स के आने से। अब ये वही केस बन गया, कौन सा, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, यही केस बन गया कि फिक्स्ड है तो ये मूव इधर ही करेगा। तो ये अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेज के रेस्पेक्ट में आएगा वो एक्सेलरेशन इसका। फिर तुम इसके कंपोनेंट कर लोगे इधर की तरफ, ma नॉड cos थीटा, ma नॉड sin थीटा। ठीक है ना, कंपोनेंट वगैरह कर लोगे। अब अगर तुम्हें इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है बच्चों, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास mg sin थीटा माइनस का ma नॉड cos थीटा डिवाइडेड बाई m। अगर मैं पेपर से जस्ट पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट तो मैं करवा रहा हूं कि जिनको मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, पेपर भी मैंने ही बनाया हो, तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखो कि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो अभी भी अगर तुम स्कोर नहीं कर पाए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं चीटिंग तो कभी करता ही नहीं कि तुम्हें एग्जैक्टली पूरा बता दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए यार, ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में कि यार सर अगर मेरे को जस्ट 1 घंटे पहले अगर पढ़ा रहे हैं पेपर से, तो और तो क्या उनके दिमाग में कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे, किन कॉन्सेप्ट पे वो बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं पे जिनसे मेरा काम हो सके। तो उसके बाद भी नहीं कर पाए अगर तुम, तो बड़े दुखी करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम रिलेटिव का फंडा लगा दोगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बच्चों इंक्लाइन वाली यहां से हो जाएंगी। तो वेज कंस्ट्रेंट में ही वेज कंस्ट्रेंट मतलब यहां से बच्चों वेज कंस्ट्रेंट और ये इंक्लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मेन और एडवांस बोथ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो वेज कंस्ट्रेंट के बारे में बात हो गई हमारी। अब बच्चों तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मतलब शूडो फोर्स। सो बेसिकली शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब भी आप एक ऐसे ऑब्जर्वर, जैसे अगर तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखोगे ना बच्चों, तो इस मोशन को विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर, ग्राउंड फ्रेम में ये भी चल रहा है और ये स्लिप भी कर रहा होगा इसके ऊपर, तो तुम सोचो थोड़ी देर बाद ये लाइन यहां आ जाएगी और ये इधर स्लिप कर रहा होगा, तो ये थोड़ा ऊपर भी उठ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो बड़ा अजीब सा मोशन नहीं हो जाएगा, बहुत अजीब सा मोशन नहीं हो जाएगा। तो अब अगर मुझे इसको देखना था, तो मुझे एक बात पता थी कि अगर मैंने इसको रोक दिया वेज को, तो
इट विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली। तो फिर मुझे सिर्फ इसी डायरेक्शन में अपना फोकस रखना था। तो मैंने इसलिए बच्चों जैसे मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में गया, मेरा काम आसान हो गया। और वो आसान काम क्या था कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते ही मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया। तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाओगे आपको स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स के हिसाब से बच्चों फिर आपको अपनी सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो स्यूडो फोर्स बच्चों जब भी किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप बात करोगे बच्चों, तो आपको स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक बार जेई एडवांस में बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया था, जेई एडवांस में आया था ना एक क्वेश्चन जो है कि एक वायर फ्रेम दे रखा था इस तरीके से, y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। इसकी इक्वेशन दे दी बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दी, सपोज ना इक्वेशन। यहां पे बच्चों एक रिंग लटका दी थी m मास की, ठीक है। तो आप इसको पूछा था कि इक्विलिब्रियम में इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये वायर फ्रेम को इधर की तरफ मूव करा देते हैं a नॉट एक्सेलरेशन से। सो फाइंड दी y कोऑर्डिनेट ऑफ ring in equilibrium। y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। एक घंटे की, इसलिए मैं जल्दी से फ्रिक्शन पे आने वाला हूं, ठीक है। फ्रिक्शन पे जाने वाला हूं जल्दी से, 8:15 से ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना था, 8-10 तक मैक्सिमम। अभी इस क्वेश्चन के बाद हम फ्रिक्शन पे चले जाएंगे, ताकि स्यूडो फोर्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो वो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते थे ना, जो जेई एडवांस लेवल होते थे, वेज के ऊपर वेज रख के उसके ऊपर ब्लॉक रख के चलाते थे अपन जो है, या वो क्वेश्चन होते हैं एडवांस के लिए। तो हमें तो अभी फोकस, हमारा मेन फोकस जेई मेन है। एडवांस का कोर्स होगा तो उनमें हम उनके बारे में भी बात करेंगे। हम अगर मुझे 5 क्वेश्चन कराने तो उनमें एक वो क्वेश्चन हुआ करेगा, ठीक है। तो सिर्फ मेन में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। तो यहां से बच्चे इसको रिलीज कर दिया। आपको पूछा है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब जब ये रेस्ट पे होगी, जहां भी रेस्ट पे होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम या फिर जब रेस्ट पे होगी, यहाँ पे भी चुपचाप पड़ी होगी। बताओ भाई जल्दी से कैसे करते हैं स्टेप के क्वेश्चन को। चलो करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों तुम्हें क्या करना है, इसके फ्रेम में चले जाना है। किसके? वायर के। जैसे तुम गए तो बच्चों देखो, अगर ये वायर नहीं चल रहा होता ना, तो इधर mg होता, नॉर्मल ऊपर की तरफ होता, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुरंत एम ए नॉट फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो बच्चों किसी एक जगह पे इक्विलिब्रियम की बात की है इन्होंने, ठीक है, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में बच्चों ये स्यूडो फोर्स लग रहा होगा एम ए नॉट का, और बच्चों यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा, यही होगा ना बच्चों। और तुम्हें पता है कि नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके? यहाँ पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल जो है। अगर इस एंगल को बच्चों तुम थीटा मान लो, तो एम ए नॉड कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा के बराबर है, तो टेन थीटा जो आएगा ना, ए नॉड डिवाइड बाई जी के बराबर आ जाएगा टेन थीटा। और टेन थीटा बच्चों उसकी टेंजेंट की स्लोप भी है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर भी होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, कितना आएगा बच्चों वहां से, 2x के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ए नॉट डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। x की वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर देना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बच्चों फिर भी है, क्योंकि इजी वाली कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो कभी भी दिखे ना तुम्हें कि यार मैं इसको इसके फ्रेम में जाके अगर देखूंगा ना, तो मेरे को चीजें आसान हो जाएंगी। तो बस स्यूडो फोर्स लगा के बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर कोई कहे मेरे से कि 45 मिनट में क्या रिवाइज करवा सकते हो, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट और स्यूडो फोर्स, ये 3 मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं बच्चों अपन जो है फ्रिक्शन पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शन, क्या तुम लोग काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर पाते हो, दोनों को अलग अलग, कि ये काइनेटिक है और इस केस में स्टैटिक लगेगा। यही नहीं, ये अगर समझ में आ गया ना, आधा काम हो गया तुम्हारा। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो फ्रिक्शन बच्चों तुम्हें पता है कि 2 तरीके के होते हैं। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है,
मैं अगर इन शॉर्ट अगर तुम्हें रिवीजन करवाऊं तो मैं इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझाना पसंद करूंगा। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लो ठीक है ओके। इनमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये पंगे नहीं करता। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज रिलेटिव, चेक कर लेना बस, रिलेटिव मोशन है ना अगर, एंड देयर इज रिलेटिव मोशन एट कॉन्टैक्ट सरफेस, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा, और इसकी वैल्यू बच्चों म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर होती है, म्यू एम जी के बराबर नहीं, म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी ना बच्चों, ऑफ रिलेटिव मोशन है, लेकिन रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान रखना, बट रिलेटिव मोशन हैज नॉट स्टार्टेड येट, रिलेटिव मोशन हैज नॉट स्टार्टेड येट। तो बच्चों कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक, और इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन 0। तो इसकी उतनी वैल्यू लगती है बच्चों जितनी इसकी जरूरत होती है। सो ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। और ये वाला क्या होता है बच्चों, ये वाला, ये जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई तो ये वाला फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको और टू ब्लॉक को मिक्स कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ओके। तो यहां पे बच्चों हमने लिया एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक, और यहां पे ले लिया बच्चों एक 10 केजी का ब्लॉक। यहां पे म्यू की वैल्यू दे दी मैंने बच्चों 0.3 के बराबर, यहां पे म्यू की वैल्यू दे दी मैंने 0.1 के बराबर, और फोर्स लगा रहा हूं बच्चों मैं यहां पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, हाँ ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले को ले लिया फिर ना अपन ने, इसी को लाइन पे ले लिया कि चलो पहले इसका निपटारा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे किसी और को, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, देखो तुम जो एफर्ट लगा रहे हो ना वो 10 किलोग्राम वाले पे लगा रहे हो, ये अगर अपनी जगह से हिलेगा तो यहां पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी सबसे पहले। तो अगर यहां वाला फ्रिक्शन इसको अलाउ करेगा तो ये हिलेगा, और अगर ये हिलेगा तो उसको ले जाने की टेंडेंसी आएगी। पहले तो ये हिलना चाहिए अपनी जगह से, तब जाके उसकी उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आएगी। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें भाई, ये आगे जाने लगेगा तभी तो उसको ले जाने की जिम्मेदारी आएगी, तो वो जिम्मेदारी बाद की बात है, पहले तो ये अपनी जगह से हिले। इस फोर्स की पहले तो जिम्मेदारी है कि यहां पे स्लिपिंग करवा पाए, अगर ये चलेगा तो ऊपर वाले को ले जाने वाली बात आएगी, और ये खुद ही नहीं चलेगा तो ऊपर वाले को ले जाने की बात क्या आएगी। ये वाली बात क्लियर है या नहीं है आपको, ये बताओ। बोलो रे, ये वाली बात क्लियर है। यहां पे जो फ्रिक्शन है ना बच्चों, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो वो स्टैटिक होगा, और स्लिपिंग हो गई तो काइनेटिक होगा। तो स्टैटिक की जो वैल्यू होती है ना वो एक रेंज में आती है, ऑब्वियस सी बात है। मुझे ये बताओ यहां पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 150 न्यूटन, और म्यू कितना है बच्चों यहां पे 0.1 के बराबर। अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, या ऐसे कह सकते हो जो स्टैटिक मैक्सिमम लग सकता है वो 15 न्यूटन है। मतलब इस वाले ब्लॉक पे 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और एक बार ये चलने लगेगा तो उसको ले जाने की जिम्मेदारी आएगी। अभी तो उसकी जिम्मेदारी नहीं आएगी बच्चों इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर ऊपर वाले की जिम्मेदारी होगी कुछ, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां का फ्रिक्शन ही इसको रोक लेगा, तो ये चल ही नहीं रहा, तो ऊपर वाले का कोई लफड़ा भी नहीं है इसके ऊपर। ये आया, ये बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। हाँ, अगर तुमने 15 से ज्यादा लगाया है यहां पे फोर्स, तो यहां पे स्लिपिंग हो जाएगी, और अब ये एक्सेलरेट होगा, और अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर ये नहीं हुआ उतने एक्सेलरेशन से इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है और वो नहीं चल पाया उतने एक्सेलरेशन के साथ, तो स्लिपिंग आ जाएगी वहां पे,
ठीक है। तो पहले तो बच्चों ये सरफेस 1 बोल देता हूं, इसको S2 बोल देता हूं। तो स्लिपिंग सबसे पहले इस केस में किस पे होगी, ऑन S1, जब F ग्रेटर देन होगा बच्चों 15 न्यूटन से। ठीक है, 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा ना, वैसे बोल देते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ F जिसके लिए स्लिपिंग होगी तो वो 15 न्यूटन ही बोल देते हैं, लेकिन 15 न्यूटन से जरा सा ज्यादा फोर्स होगा तो यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अब कोई तुमसे बोले कि भाई यहां पर रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, तो तुम देखो फिर अब इस पे आ जाओ कि भाई देखो ये ऐसा नहीं है, इसको और देखो ये चल रहा होगा तो ये इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। इनके बीच में फ्रिक्शन की एक लिमिट है जहां तक वो बढ़ सकता है। यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना बच्चों, वो कितना है, 15 न्यूटन, यहां का भी 15 न्यूटन के बराबर है। तो इस पे 15 न्यूटन अगर फोर्स लगाया जाए तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए मैक्स, तो 15 डिवाइड बाई 5, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो जब तक इसका एक्सेलरेशन 3 से कम होगा तब तक वो इसके साथ चल रहा होगा, क्योंकि 3 तक तो ये अपना एक्सेलरेशन ला सकता है विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन इसका एक्सेलरेशन 3 तक तो जा सकता है। 3 पे एग्जैक्टली यहां पे वही फ्रिक्शन लग रहा होगा जो यहां पे मैक्सिमम लग सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर तुम इन दोनों को साथ चलाना चाहते हो तो इन दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। साथ में जो चलने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि दोनों 3 से जा रहे हैं, और अगर तुमने फोर्स को जरा सा बड़ा किया तो इसका बढ़ेगा लेकिन उसका नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्रिक्शन की अब बढ़ नहीं सकती। तो अगर तुम्हें ये F पता करना है यहां पर स्लिपिंग के लिए, फॉर स्लिपिंग एट S2, तो तुम्हें कहना होगा कि F माइनस, इसको भूल जाते बच्चे कई बार ना, माइनस का, क्योंकि यहां पर तो स्लिपिंग पहले से हो रही है ना 15, इज इक्वल टू इन दोनों को 3 से चलाना है, 15 इंटू 3, F की वैल्यू आ जाएगी 60। तो 60 से बड़ा फोर्स लगाते ही ना, अगर तुमने 70 लगाया और तुमने माना कि दोनों साथ चल रहे हैं, अब इसमें चेक करने का तरीका बताता हूं। तुमने मान लो यहां पे कितना लगाया, मान लो 75 लगा दिया, सपोज ना 75 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तुमने कहा कि दोनों साथ जा रहे हैं, तो यहां पे स्लिपिंग हो रही है तो यहाँ 15 न्यूटन बैक कर रहा होगा, तो 75 माइनस का 15, 60 आ गया आगे की तरफ। और अगर ये दोनों जा रहे हैं 5 और 10 वाले, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होना चाहिए। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है, मतलब ऊपर वाले का 3 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, मतलब ये दोनों 4 से जा नहीं सकते। ये गलत चीज है, हमने जो मानी थी, मतलब वो मुझे दोबारा आके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर 75 न्यूटन मैंने यहाँ पे लगाया ना बच्चों, तो मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रोसीड करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि ये वाला 3 से चल रहा होगा, ऐसा नहीं वो रुक जाएगा, फ्रिक्शन तो है ना, ये ज्यादा तेज जा रहा है लेकिन जा तो वो भी रहा होगा, अपने मैक्सिमम वाले से जा रहा होगा, वो 3 से जा रहा होगा, तो उसमें 15 आगे लग रहा होगा, तो नीचे वाले पे 15 पीछे लगेगा, और यहां 15 पीछे लग रहा है, 30 न्यूटन पीछे हो गया, 75 आगे था, तो 45 न्यूटन इस पे आगे होगा। इसका एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? तो फ्रिक्शन में ये देखना बहुत जरूरी है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि अगर 60 से ज्यादा फोर्स लगाओगे या रिलेटिव होगा, मतलब यहाँ 15, फिर 15 ही रहेगा। अच्छा, अगर मान लो तुमने 60 से कम लगाया यहाँ पे ना, मान लो तुमने यहाँ पे लगाया कितना, 30 न्यूटन फोर्स लगाया, सपोज आपने यहाँ पे 30 रखा, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि F की वैल्यू आपने 30 रखी, तो 30 बच्चों ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्लिपिंग हो गई, मतलब ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों साथ चल रहे होंगे, तो आप बोलोगे कि दोनों का एक्सेलरेशन पता है क्या आएगा इन दिस केस, 30 माइनस का 15 डिवाइड बाई 15, क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ऊपर वाला और ये दोनों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे होंगे। तो अब बोलो तुमसे कोई पूछे यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, तो तुम ये कहोगे जितनी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, दिस देयर नाउ फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक नॉट काइनेटिक। तो तुम बोलोगे जरूरत कितनी है, ऊपर वाले को चलाने का काम कर रहा है फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले को कितना एक्सेलरेशन देना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कौन दे रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर वाले पे, आगे की तरफ कितना लगेगा, 5 न्यूटन के बराबर, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 1 के बराबर आना है। क्या अब 15 लगेगा, नहीं भाई, फ्रिक्शन अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है ना बच्चों, तो यहां पे बहुत ज्यादा
कॉशियस हो जाने की जरूरत होती है कि भाई अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, तो अब ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, तो वो उतना लगेगा जितने की जरूरत है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई तुम लोगों को? ठीक है, ये समझ में आया? तो फ्रिक्शन जितना जरूरी होता है उतना लगता है, और जितना जरूरी होता है उतना लगता है। अब ध्यान से सुनना कुछ चीजें न्यूटन लॉस ऑफ मोशन की, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू, एक ना गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया। सो टेस्ट पेपर से पहले तुम्हारे दिमाग में फ्रिक्शन और इनका दिमाग में चले, ये उसकी उस दिशा में एक कोशिश है बच्चों ना। फ्रिक्शन के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं बच्चों इंक्लाइन वाले। ठीक है, इंक्लाइन वाले केसेस बच्चों फ्रिक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। इधर की तरफ लग रहा होता है नॉर्मल, ये होता है ना फोर्सेस। ठीक है, ये होते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्सेस। तो ये कहता है कि भाई तू नीचे की तरफ जा एम जी साइन थीटा की वजह से। ये एम जी कॉस थीटा जी है जो नॉर्मल का काम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये नीचे जाना चाहेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएंगी। एक तो फ्रिक्शन इसको रोक ले जाने से। सॉरी सर, बीच में क्लास छूट गई थी, आप 2 मिनट प्रीव्यू स्लाइड दिखा सकते हैं? ऐसे मत किया करो, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा डाले मैंने। देख, ये वाला केस हो गया हमारा फ्रिक्शन का, मतलब उसका स्यूडो फोर्स का, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक, स्टैटिक। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पूरा समझा दिया। ठीक है, ओके। हाँ, तो बस यही पढ़ाया मैंने ना अभी तो ये, पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे केसेस डिस्कस कर दिए। अब इसमें क्या होगा बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक जो है इसकी वजह से नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा नहीं रखेगा? अगर जाने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और कितना लगेगा? म्यू इनटू एन के बराबर। और अगर नहीं जा रहा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। अरे, अगर स्लिपिंग नहीं हुई है तो स्टैटिक लग रहा होगा। बस यही कहानी होती है यहाँ पे ना। और स्टैटिक की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, उतनी होती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। सो अगर ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, तो मुझे बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। और कितना लग रहा होगा? जितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है? एम जी साइन थीटा के बराबर। इफ ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग, तो अब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। और ये म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। सो ये समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, एम जी साइन थीटा से छोटा होगा तभी तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होना चाहिए इन दैट केस। अगर ब्लॉक रुका हुआ है मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एम जी साइन थीटा से बड़ी होगी तभी तो रोक पा रही है, मतलब टेन थीटा छोटा होना चाहिए म्यू से। काम खत्म। ठीक है, ये होते हैं बच्चों इसके फंडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया बच्चों ना इसका पूरा टॉपिक का। हाँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कुछ बारे में बता रहा था मैं तुम्हें कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग जब करते हैं ना तो हम पढ़ते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम वाले केसेस। इक्विलिब्रियम वाले केसेस में क्या होता है बच्चों, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रह रही है तो मतलब इसका मतलब है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही। और स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो उस पर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब मोशन को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन। मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो है। तो डायग्राम बनोगे वो फोर्स जीरो करने वाला काम कर लोगे। ठीक है, ओके। जिसमें वो रस्सी वस्सी वाले केसेस आते थे। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा वो रस्सी वस्सी वाले केसेस, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मैदान में उतरेंगे हमारे महारथी सारे के सारे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मैदान में उतर के मचा क्या हो। ठीक है, आज के पेपर में फोड़ के आना। और जिनको लगता है कि थोड़ा सा एटवुड मशीन, ओके, एटवुड मशीन तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एटवुड मशीन में बिल्कुल डिस्कस करा देते हैं हम आपको ना। इनफाइनाइट बुली में नहीं जा रहे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अपन को ना। एटवुड मशीन में क्या होता था, एक यही था ना। अब मेरी स्पीड अच्छी होती जा रही है इस पर भी ना, अभी कुछ दिन में मैं इसका भी प्रो बन जाऊंगा। हमारी तो बात ही अलग है, डायग्राम अच्छा ना होना तो मजा नहीं आता।
क्लोन बना डालता हूं मैं इससे ना। तो यहां पे बच्चों m1 मास है, ये m2 मास है। तो इसको मान लेते नीचे जा रहा है a से, इसको मान लेते ऊपर जा रहा है a से। रस्सी में टेंशन T, यहाँ पे T, यहाँ पे T नॉट, ये होता था ऐसे करके कुछ। तो a की वैल्यू क्या आती है, ड्राइविंग फोर्स m1g माइनस का अपोजिंग फोर्स m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। ठीक है, टेंशन की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 2 m1 इंटू m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। m इफेक्टिव कितना आता है इसका, 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर। ये लो सारे के सारे केसेस हो गए इसके, m इफेक्टिव वाले, और ये सब हो गया। जी इफेक्टिव की बात तो बच्चों तब आती है जब आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हो, तो स्यूडो फोर्स की जगह आप जो है सीधा उसको वैसी ग्राउंड फ्रेम की तरह देखना चाहते हो। नहीं तो स्यूडो फोर्स हमेशा तुम्हें जी इफेक्टिव में पंगा करने नहीं देगा। तुम तो क्या करोगे, जब भी तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाओ ना, तो उस फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स लगा लो, तुम्हें जी इफेक्टिव का अलग से लफड़ा रखना ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये तो हाँ, एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन कुछ नहीं है। देख मैंने एक्सेलरेशन क्या माना है, m1 माइनस का m2g डिवाइड बाई दिस। तो तूने अगर डायरेक्शन ऐसे मानी है ना, अगर ये बड़ा होगा तो तेरी डायरेक्शन सही है, वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। अगर m1 छोटा हुआ तो वो नेगेटिव आएगी चीज। तूने जो डायरेक्शन मानी वो गलत मान ली है, ये अपने आप ही ध्यान रखता है उस चीज का। ठीक है, चलो भाई एनएलएम फ्रिक्शन का एक ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया है। 9 बजे वाले टेस्ट में मचाओ तुम पहले आज, और फिर कल डिस्कशन करने आएंगे। ठीक है, कल नहीं मतलब मंडे को डिस्कशन होगा। तुम जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना टॉपिक के बारे में, मतलब ठीक है, मतलब एनएलएम फ्रिक्शन कुछ 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 रिवाइज हो गया। ये काम तुम्हें खुद से करने में बड़ा आलस आता होगा, और ऐसे लेवल पे करने में आलस आता होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ, सोन आपने ही टॉप किया था ना पिछला वाला टेस्ट, 63 थे ना आपके शायद इस वाले में। ठीक है, इस वाले में और अच्छा करने की कोशिश करना सारे बच्चे इस वाले टेस्ट को। भाई 20 नंबर तो तुम कहीं से भी ले आओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन के जाओ, 20 नंबर इस टेस्ट में तुम कहीं से भी ढूंढ लाओगे। ठीक है, तो 20 से कम नहीं आना चाहिए। मैं पूरी तुम्हारी रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैं देखता हूं। टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेगा ना तो मैं उसको कॉल कर दूंगा आज। ठीक है, अटेम्प्ट करो, कुछ भी हो, मैं हूंगा ना। मुझे पता लगेगा तभी तो मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। मुझे पता तो लगने दो कि तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, कहाँ नहीं हो रहे हो। ठीक है, नहीं टेस्ट टफ नहीं है, इजी है, एंजॉय करना। मतलब उसमें से थोड़ा सा ये भी आना चाहिए तुम्हें कि किस क्वेश्चन को करना है, किसको नहीं करना है। ये सेलेक्टिविटी भी आनी चाहिए तुम्हारे अंदर ना। ठीक है, इसको दोबारा देखना, नहीं तो इसमें वो बात समझ में नहीं आएगी जो काम की है। ठीक है, चलो।